बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मैट्रिक 10th क्लास के बारे में एक अहम लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो डेफिनेशन मैं आज बताने जा रहा हूं वो तकरीबन पेपर में आ चुके हैं। मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम लेक्चर है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इन डेफिनेशन के लिहाज से ये बहुत ही अहम लेक्चर है। दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट लेक्चर अबाउट मैथ फॉर डेफिनेशंस ऑफ 10th क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाकी जो कुछ लेक्चर्स मैंने 10th क्लास के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, तो काइंडली आप उनको देख लें। तो बाकी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। आज जो लेक्चर देने जा रहा हूँ आप इसको काइंडली ध्यान से समझ लें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पहली बात यह है कि काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये वो इक्वेशन है, द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 2, नॉट मोर देन 2। द इक्वेशन इन विच the maximum power of variable, maximum power of variable will be 2 is called quadratic equation. The power not more than 2, just 2, maximum power is 2। इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसकी अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ax³ जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लिख सकते हैं 1, यानी यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर होगा तो तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। तो आपका सेकंड डेफिनेशन जो मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, equation in which the variable present in power form, the equation in which variable is present in power form, like या एग्जाम्पल जो आपको बता सकता हूँ, 2 की ताकत मैं अभी आपको 4 की ताकत x जमा 2 की ताकत x प्लस 5 इसको मैं बराबर 0 कर देता हूँ। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2⁻², यानी 4 का आप 2⁻² लिखेंगे तो 2 की ताकत 2x, 2 की ताकत x। इसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आगे आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला इक्वेशन है, तो क्या है? इनवर्स इक्वेशन। बेटा इनवर्स इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वो इक्वेशन है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 1/x से। द इक्वेशन इन विच the x replaced by 1/x, then the equation
हैव नो चेंज, इक्वेशन तब्दील ना हो। जब x को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो आपका इक्वेशन तब्दील ना हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स इक्वेशन। इनवर्स इक्वेशन, the equation in which x is replaced by 1/x, the equation have no change is called inverse equation, is called inverse equation। इसका आप मिसाल भी दे सकते हैं, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर is equal to 2। we have no changes to the constant, we change x by 1/x, this become 1/x square and this become 1/x, जो तीसरे बटे के नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये 3 डेफिनेशंस मैंने अभी आपको बता दिए हैं। ये 3 डेफिनेशन आगे में चलते हैं। ये बात याद रखें, जब आप लोग कोई डेफिनेशन लिख दें तो इसका एग्जाम्पल लाजमी है। अगर आप उसका एग्जाम्पल नहीं देंगे तब आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद है हमारे पास रेशो। ये जो है हमारे पास एक जैसे मिकदारों के दरमियान रेशो जो होता है हमारे पास एक जैसे मिकदारों के दरमियान होता है। यानी जैसा कि आपके रेशो बिटवीन ग्राम ग्राम, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये डिफरेंट थिंग्स के बराबर मतलब होता है क्या, दो एक जैसे चीज़ों के दरमियान होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटा सा टर्म है। उसके बाद है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वली सिंबल प्रेजेंट बिटवीन 2 ratios, equal symbol present between 2 ratio is called proportion। A निस्बत B proportion C निस्बत D in which this is proportion, this act as a equal symbol। just we can write also it A ratio B is equal to C ratio D। we also write this such that। इसके बाद हमारे पास प्रोपोर्शन की भी एक शॉर्टकट डेफिनेशन में आपको बता दें, द इक्वली सिंबल बिटवीन 2 रेशियोज, इक्वली सिंबल बिटवीन 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिवेंडो थ्योरम जो होता है, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो थ्योरम्स, ये जो कि बहुत अहम और इम्पोर्टेंट भी है, ये ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब कंपोनेंटों के लिए हमारे पास a प्लस b, डिवेंडो के लिए जो हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, ये फाइनल इसका रिजल्ट है। आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं या आप फ्रैक्शन यानी बट्टे की सूरत में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैं अलग लिख देता हूं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेटा ये क्या होता है? द प्रोपोर्शन इन विच one quantity is being increased, the other must be increased। if one quantity is being decreased, the other must be decreased। यानी पहला अगर इंक्रीज हो रहा है दूसरे लाजमी इंक्रीज होना चाहिए, अगर पहला डिक्रीज हो रहा है दूसरा लाजमी डिक्रीज होना चाहिए। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको वाज़ेह करके बता रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ वन क्वांटिटी इज बीइंग इंक्रीज देन अदर मस्ट बी इंक्रीज, इफ वन क्वांटिटी इज बीइंग डिक्रीज द अदर मस्ट बी डिक्रीज। ये कैसे हो सकता है? अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो मजदूर और खुराक के दरमियान। लेबर एंड फूड, लेबर एंड फूड,
बेटा ये बात अभी आप याद रखें, जब आपके लेबर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा खाना खाएंगे, अगर कम होंगे तो वो कम खाना खाएंगे। ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन। मेरी कोशिश है थोड़ा टाइम लूँ, क्योंकि ये बहुत ही अहम लेक्चर है जिसके बारे में मैं आपको एग्जांपल से सब कुछ वाजे करके बता भी रहा हूँ। ये रेशो की यानी ए निस्बत बी, ये एक सिंपल रेशो है। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। ये बात भी अपने रेशो में, ये बात भी। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन इन विच इफ वन क्वांटिटी इज बीइंग इंक्रीज द अदर मस्ट बी डिक्रीज्ड, इफ वन क्वांटिटी इज बीइंग डिक्रीज द अदर मस्ट बी इंक्रीज्ड। यानी ये एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए या दूसरे के बढ़ने से पहला कम हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इनवर्स क्वांटिटी। इनवर्स क्वांटिटी में बेटा मैं आपको इसका भी मिसाल आपको लेबर एंड वर्क के हिसाब से दूंगा। लेबर एंड वर्क, क्योंकि ऊपर वाले मिसाल से मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको भूल ना जाए। अगर आपके लेबर ज़्यादा होंगे, आपका वर्क जो बेटा या लेबर और वर्क के बजाय आप इसको टाइम कह दें। कोई काम है, अगर लेबर ज़्यादा होंगे वो कम टाइम में करेंगे, अगर लेबर कम होंगे वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इस निस्बत से ये आपको आसानी से मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अगर लेबर ज़्यादा होंगे तो कम टाइम में करेंगे, अगर लेबर कम होंगे वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे। उसके बाद बेटा आपका यहाँ पे एक डिमार्गन लॉ है जो ज़्यादा मोस्टली पेपर में आ जाता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, जो अभी मैं आपको तमाम तर डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कि वो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में इस्तेमाल होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैट्रिक की क्लास में पढ़ते हैं, वो 9th बल्कि 10th में जो पढ़ते हैं वो उन्हीं के लिए ये ज़्यादा अहम हैं। समझना तो सबको पड़ता है। तो डिमार्गन लॉ, डिमार्गन लॉ हमारे पास दो लॉ हैं, ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन बी, पहले जो होता है रूटीन से ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर आपका दूसरा कानून है डिमार्गन का, ए पहला यूनियन था तो अब क्या होगा? इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन में, इंटरसेक्शन यूनियन में, वहाँ यूनियन इंटरसेक्शन में तब्दील होता था। मेजर इनकी टास्क यही है, ये लाजमी बात होगा कि इक्वल होंगे। अगला है हमारे पास 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन 1-to-1 फंक्शन, इसका मतलब है ये फंक्शन तो लाजमी होगा। फंक्शन की तारीफ क्या है? फंक्शन के लिए दो कंडीशन है बेटा। पहला कंडीशन फंक्शन के लिए ये है कि आप लोगों का क्या हो, डोमेन रिपीट ना हो। अगर डोमेन रिपीट होगा तब वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि मतलब पहला अरकान तब रिपीट ना हो, तो ए से बी एक फंक्शन हो जिसमें पहले अरकान रिपीट ना हो। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। 1-to-1 फंक्शन में जब हमारे पास रिलेशन होगा या फंक्शन होगा, ए से बी एक फंक्शन होगा, फंक्शन है ए से बी एक फंक्शन होगा, तो ए के हर रुकन के लिए बी में एक रुकन होना लाजमी है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 ए बी सी डी। यहाँ अजाफी हो कोई मसला नहीं, लेकिन ए के हर रुकन के लिए बी में एक रुकन होना लाजमी है। ये इसे यहाँ पे एक फालतू रुकन है तो कोई मसला नहीं है। यानी हमारा कंडीशन था ए के हर रुकन के लिए बी में एक रुकन होना लाजमी है, ये बात था। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा 1-to-1 फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास ऑन-टू फंक्शन। बेटा ऑन-टू फंक्शन में 1-to-1 फंक्शन के बाद है ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन में ये बात लाजमी है कि आपके रेंज के तमाम तर एलिमेंट इस्तेमाल में हों। रेंज के तमाम तर एलिमेंट इस्तेमाल में हो। फंक्शन हो ए से बी क्या हो? एक फंक्शन हो, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देन ए के रुकन लाजमी, यानी ए के अगर सारे रुकन इस्तेमाल में ना आए तो
तो यानी पहला इसके जो फंक्शन का कंडीशन था, पहला फंक्शन के कंडीशन यही थे, डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड इक्वल टू द ए, एंड दूसरी बात इसमें था फर्स्ट एलिमेंट्स या रुकन जो भी हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फंक्शन नॉट टू बी रिपीट, ये बात है कि इसके रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए था। तो इसके यानी पहले रुकन हम सारा लाजमी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रेंज जो होगा वो रेंज क्या होगा ऑन टू फंक्शन में इस्तेमाल होगा, लाजमी बात है। पहले 2 से चले गए, ये 2 से चल सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात लाजमी है कि रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट इक्वल टू बी। अगर बी के बराबर नहीं होगा तब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेंज इसके साथ 7 और 8 है। 7 रिपीट हो कोई मसला नहीं, क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए था। पहला एलिमेंट जो था फंक्शन में रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरे रिपीट हो कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे है उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन में बेटा ये दोनों किससे आ जाते हैं कि आपका फंक्शन 1 to 1 फंक्शन भी हो, ऑन टू फंक्शन भी हो, तब आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप डी को रिपीट कर दें, ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? जब आप डी को रिमूव करेंगे यहाँ से, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन के बाद हमारे पास अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है और आसान वे से मैं आपको समझाना की कोशिश करूँगा और आपका टाइम भी ज़ाय नहीं होने दूँगा बेटा, इंशाअल्लाह। तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आपका क्या है आगे वाला? मीन हम बोलते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं औसत। ये आपका क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। ये आपका डिनोटेड बाय एक्स बार होगा। ये किसे डिनोट किया जाता है? एक्स बार, यानी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स नंबर। अभी मैं आपको बता देता हूँ 2, 3, 5, 7 ये आपके एलिमेंट होंगे। तब आप क्या करेंगे? तो एक्स बार निकालने के लिए 2 + 3 + 5 + 7 यानी 2 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 एलिमेंट, वी हैव 4 एलिमेंट डिवाइडेड बाय 4। ये आप सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10, 17, 17 बाई, चलो इसको मैं आसानी के लिए, आपके आसानी के लिए 1 कर देता हूँ, ठीक है। 1 कर दो तो ये 16, 16 बाई 4 यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा। 4 × 16 ये मीन है। मीन के बाद आपका मीडियन के लिए बेटा मैं आपको ये बात बता दूं, मीडियन के लिए ये बात लाजमी है कि आप सबसे पहले जो आपको मटेरियल गिवन है, जो मवाद आपको गिवन है, उसको सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग, आपकी मर्जी है कि उस डेटा को आप क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग। राइट दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी विलिंग है। तब आपका अगर ऑड होगा तो आप n+1/2 करेंगे, 2वें टर्म। ये टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा? सेंटर होगा। अगर आपका odd, if the number odd, n is odd के लिए ये है। अगर if n is even तो आपके पास 2 डेटा आएंगे, उसके लिए आपके पास 2 डेटा आएंगे, आप उन दोनों दरमियान वाले के n+2वें टर्म, n+2/2
ये भी टर्म, ये दोनों टर्म को आप इन दोनों टर्म को सम अप करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। इन दोनों टर्म को सम अप करके क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। थ्रू दैट वे यू कैन फाइंड योर मीडियन। आफ्टर दैट मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट most repeated element from given data, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट फ्रॉम योर गिवन डेटा जो होगा वो आपका मोड कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास मीन के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी थे। मीन जो है इफेक्ट करता है किस पर, अगर उसके ओरिजिन को तब्दील किया जाए तब उस पर असरअंदाज होता है, इफेक्ट करता है, ओरिजिन पर इफेक्ट करता है और उसकी स्केल पर इफेक्ट करता है। ये दो फैक्टर हैं, इन दो पे अगर मीन जो है इन दो फैक्टर पे चेंज आ जाए तो मीन तब्दील होगा। द वैल्यू ऑफ मीन विल चेंज इफ वी चेंज द ओरिजिन और स्केल। अगर इन दोनों में हम कोई एक चेंज कर लेते हैं तब आपका क्या हो जाता है, मीन तब्दील हो जाता है। वैल्यू ऑफ मीन विल चेंज। आफ्टर दैट बेटा मैं क्या कह सकता हूं, उसके बाद क्या वैल्यू है आपकी, रेडियन। ये बहुत ही अहम टर्म है जो कि मोस्टली आपके पेपर में आ जाता है और बच्चे गलत कर जाते हैं। इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सिर्फ आप एक दफ़ा देख लें तब आप लोगों को सिर्फ याद हो जाता है। बस आप लोगों को फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेमोराइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रेडियन बेटा आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर आपको जो दिल चाहे वही कर लें। रेडियन के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, अगर ये सर्कल है, ये एक रेडियस, ये आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, ये ओरिजिन या सी सेंटर है किसी सर्कल का, सी है सेंटर है, तब ये एक आर्क है जिसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, कर्व्ड पाथ एल है। बेटा ये कैसे रेडियन, अगर ये कब ये एक 1 रेडियन के बराबर होगा, RAD रेडियन, ये तब 1 रेडियन होगा इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। The angle will be 1 radian. The angle will be 1 radian if the arc length L will be equal to किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो, तब कोई इशू नहीं, तब हमारे लिए कोई इशू नहीं है कि ये जो है वो क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू L बाई R वेयर L इज इक्वल टू R, ये कंडीशन लाजमी है। उसके बाद रेडियन के बाद आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बेटा आपके कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं,